Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing current affairs series for BPSC मेंस। हमने लास्ट वीडियो में बजट पढ़ा था, बजट फॉर 2025-26, और उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंजन्स रिफॉर्म्स की बात की थी। विकसित भारत को लेकर आने वाले समय में भारत का क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, प्रोग्राम्स हैं, उसको लेकर चर्चा किया था। अगेन आई एम सेइंग बजट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर इकोनॉमी एज वेल एज करेंट अफेयर्स। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बजट के अराउंड्स, बजट के जो बाउंड्रीज होते हैं उस पर क्रिएट किए जाते हैं। एंड फॉर द बीपीएससी मेंस आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखेंगे तो बजट को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो जो हमने कल डिस्कस किया था उसको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट वी डिस्कस, देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग आवर मॉड्यूल। तो क्वेश्चन इज, despite multiple agriculture reforms, Bihar continues to face challenges in farm income growth. How can the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana bridge these gaps? तो we had discussed important agriculture engine, और उस इंजन में हमने पढ़ा था दिस योजना। हमने कल ये योजना पढ़ा था और इस योजना के सारे एरियाज को हमने देखा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात की गई थी इस योजना में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस की बात की गई थी, इरिगेशंस की बात की गई थी, फिनेंशियल एक्सेस की बात की गई थी, रूरल प्रॉस्पेरिटी की बात की गई थी। जब हम रूरल प्रॉस्पेरिटी की बात की गई थी तो उसी में बात किया गया था हाउ टू हेल्प टू इन्हांस द इनकम ऑफ फार्मर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि ऑलवेज आपने पुराने सालों में देखा होगा तो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू इन्हांस द एग्रीकल्चर इनकम और पर्टिकुलर द फार्मर्स इनकम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए थे। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि या किसान योजना, जिसके थ्रू पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भेजे जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल ज्योग्राफी इकोनॉमी में, ऐसी को रिलेट किए रहते हैं इकोनॉमिक के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज स्कीम्स रहते हैं और कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर को लेकर, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो मल्टीपल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में थोड़ा सा बताएंगे कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। एग्रीकल्चर रोड मैप को लेकर एग्जांपल बताएंगे, प्रधानमंत्री समृद्धि योजना को लेकर बताएंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बने हुए हैं। अब वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि इंडिया, बिहार के एग्रियन स्टेट्स है, एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैलेंज है जोग्राफिकल लोकेशंस के कारण, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। देन यू मूव टू द how this yojana will help the to overcome these challenges और increase their income। तो हमने सारा डिस्कस किया था, आपको पता है सारे पॉइंट्स, बहुत अच्छे से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमी में जो ज्योग्राफी इकोनॉमी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी से कोरिलेट रहेंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको आंसर लिखेंगे क्योंकि हमने सारे टॉपिक को डिस्कस किया था और जितने प्रीवियस हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे आप उसे लिख रहे होंगे। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट सेक्शन। आज जो हम डिस्कशन शुरू करेंगे, बेसिकली वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द पॉलिटी मॉड्यूल, इंटरनेशनल मॉड्यूल और इकोनॉमी मॉड्यूल। नाउ वी मूव टू द लास्ट मॉड्यूल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमने पहला इनिशियल फेज में डिस्कशन किया था कि कैसे हम अप्रोच रहेगा रिगार्डिंग द करेंट अफेयर, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उस पर डिस्कशन करेंगे, कुछ स्टैटिक पार्ट है उससे कोरिलेट करके बात करेंगे। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, एंड इन दिस मॉड्यूल विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक इज, this is very important, biotechnology for economy, environment and employment, and this short form में इसे बोला जाता है बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम बायोटेक्नोलॉजी एज ए टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं फॉर द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ की, जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024 लास्ट, लगभग नवंबर दिसंबर में ये पॉलिसी लॉन्च किया गया था। एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑल दे डिसाइड कि हमें ये पॉलिसी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये चर्चा में क्यों रहा दिस इंपॉर्टेंट पॉलिसी? आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल हब फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। अगर वर्ल्ड के टॉप
कंट्रीज में देखें तो इंडिया रैंक्स अराउंड टॉप 10 ऑन द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, और एशिया में थर्ड है। तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में या प्रेजेंट सिनारियो में बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहां भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एंड इन द फ्यूचर दे बिकेम द ग्लोबल लीडर। जैसे आईटी सेक्टर का आप एग्जांपल ले तो आईटी सेक्टर को माना जाता है यूरोपियन साइड और वेस्ट साइड ड्रिवेन है, और वो एक कंट्रोल रखते हैं क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होते हैं, बहुत जल्दी वो एक तरीके से अपने आप को इनरिच कर लेते हैं। लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं तो दिस इज द इंडिया ड्रिवेन सेक्टर, एंड एज वेल एज इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्लेयर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी होता है कि हमें समझना चाहिए कि वाई वी आर डिस्कसिंग बायोटेक्नोलॉजी, इतना लेकर क्यों चर्चा हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया आर द ग्रुप, ऐसा इंडिया का जो ग्रुप है द यंग माइंड्स वेयर आर द क्रिटिकल, जो यंग माइंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन दिस बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस topic is very important regarding our examination and particular the biotechnology। जब हम बायो E3 पॉलिसी की बात करते हैं तो इट मींस दैट इन दिस पॉलिसी बोला गया फॉस्टरिंग द परफॉर्मेंस of bio-manufacturing. So this is the theme in which this policy is based. So bio fostering high performance or performance of fostering high performance of bio-manufacturing। तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है पहले ये समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी तो आपने पढ़ा होगा इन द स्टैटिक पार्ट, ऐसा टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम बायो ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर द मेडिकल, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, हर जगह पे। तो उसको कैसे कल्चर किया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है और एक तरीके से यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जब बायो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स, कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट स्पीसीज हो, एनिमल स्पीसीज हो, वहाँ से हम कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं जो आने वाले समय में सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो, फॉर द एग्रीकल्चर, और वो एक तरीके से हमारे इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग इज प्ले क्रिटिकल रोल इन दिस बायो E3 पॉलिसी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल कर आता है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग इट टोटली फोकस ऑन green growth with circular bioeconomy। तो ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग हो या बायो E3 पॉलिसी है उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है ग्रीन ग्रोथ विथ सर्कुलर बायो इकोनॉमी। अब ये बायो इकोनॉमी क्या है? जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं इट मींस दैट द प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जो हम एवरी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इन ऑल पर्सपेक्टिव सेक्टर्स में हम बात कर रहे हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग का यूज। जब हम सर्कुलर बायो इकोनॉमी का बात कर रहे हैं तो इट मींस दैट reuse, repair and recycle। तो सर्कुलर मतलब आप समझ ही रहे हैं, बेसिकली हम ऐसा सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ऐसा बात कर रहे हैं जो एक तरीके से फिर से रिपेयर किया जाए, फिर से रीयूज किया जाए, फिर से रिसाइकिल किया जाए। और यही तो खासियत है बायोटेक्नोलॉजी का, बायो मैन्युफैक्चरिंग का, बायो इकोनॉमी का। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द बायो इकोनॉमी और बायो मैन्युफैक्चरिंग। अब ये बार बार जितना चर्चा होता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द बायो में, क्यों होता है? अगर आप इसका पर्टिकुलर ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी का ग्लोबल एरियाज में इसका डोमिनेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग बायोटेक्नोलॉजी, एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी विल हेल्प टू अचीव आवर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन द विकसित भारत।
विकसित भारत के बारे में जो हम सोच रहे हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारा सपना है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का इन 2047, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल इज वन ऑफ द क्रिटिकल। तो जो भी अभी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो आने वाले समय पे हम काम करना चाहते हैं, वो विकसित भारत के लिए काम करना चाहते हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन वी सी द इंपॉर्टेंट मार्केट साइज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद होना चाहिए। इस पॉलिसी में भी बात किया गया है और यहाँ तक आने वाले फ्यूचर के लिए बनाया गया कि रोड मैप कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को अपनी इकोनॉमी में बूस्ट करें। इसलिए बायो E3 पॉलिसी का मतलब ही हो गया एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो 2017 की हम बात करें तो वहां पे लगभग 44 बिलियन US डॉलर का हमारा एक इकोनॉमी साइज था। 18 की हम बात करें तो 51 बिलियन US डॉलर का था। इन 2024 की बात करें तो 130 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी या मार्केट साइज था। एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर द 2030, हम 2030 के लिए क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रखे हैं? 300 बिलियन मार्केट, 300 बिलियन मार्केट। और इंडिया जिस हिसाब से काम कर रही है, इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट में या ग्लोबल लीडर बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, आने वाले समय वी कैन इजिली अचीव आवर टारगेट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। या बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनेशन पढ़ा ही होगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। लेकिन हम करंट अफेयर्स डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी में आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो E3 पॉलिसी, जो हमें पहले डिस्कस करना, देन वी मूव टू द सेकेंड topic, one day one genome project. Now we see the sector composition of biotechnology. तो this is the important flow chart जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें जो सबसे important एरिया है वो है फर्मेंटेशन 29%, और फूड एंड न्यूट्रिशन, बायो फर्टिलाइजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं कितने तरीके के बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। बस मैं एक रिकॉल करना चाहता हूं आपको कि आप इस चीज को, जो करंट अफेयर्स डेवलपमेंट है, उसको अच्छे से समझे। पहला होता है रेड। रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल में आप कुछ भी बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो या बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी इनोवेशन होता है, डिस्कवरी होता है, दिस कम्स अंडर द रेड बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट और ग्रे की हम बात करते हैं तो दिस कम्स अंडर द इंडस्ट्री। ग्रीन की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल, जिसमें बीटी कॉटन का एग्जांपल ले सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बात करते हैं, ऐसा कोई सीड हो, ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं। दिस ऑल डेवलपमेंट इनोवेशन कम्स इन अंडर द बायोटेक्नोलॉजी एंड कैटेगराइज एज ए ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। व्हेन वी टॉक अबाउट द बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा, वो किसे कहते हैं? गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू का मतलब समझ ही रहे हैं आप, मैराइन और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो भी डेवलपमेंट्स हो, कोरल रिफ को बचाने के, वो सारे सब इसमें कैटेगराइज होते हैं। येलो, वायलेट एंड द डार्क। तो दिस ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट बायो E3 की जब हम बात करते हैं, बायो E3 पॉलिसी की बात करते हैं, तो पता है कि दिस पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? डिपार्टमेंट ऑफ बायो एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायो E3 पॉलिसी का जो जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई दिस नीड, व्हाई दिस नीड ऑफ बायो E3 पॉलिसी। अब हम जब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये बायोटेक्नोलॉजी का या बायो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला आने वाले समय में इन दिस सेक्टर। इसी का नाम रखा गया बायो E3 पॉलिसी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका थीमेटिक सेक्टर, कि कैसे थीम वाइज इसको डिवाइड किया गया। थीम बेस्ड सेक्टर्स इन दिस पॉलिसी। तो ये अनाउंसमेंट में ही किया गया था, बायो E3 पॉलिसी को थीम बेस्ड सेक्टर में डिवाइड किया जाएगा। एंड व्हाट आर द थीम बेस्ड? दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड। जब हम थीमेटिक सेक्टर ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और बायो E3 की बात कर रहे हैं, बायो E3 पॉलिसी जिसमें हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात की। पहला, बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम। हम बायो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इट डायरेक्टली को रिलेट विद द ह्यूमन हेल्थ।
क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आप बार बार जब कोई दवाई खाते हैं तो वो जो आने वाले समय में दे अडेप्ट द सिचुएशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। या आपने कभी आपने जब कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो हमेशा एंटीबायोटिक टेस्ट होता है कि देखने के लिए कि कौन सा एंटीबायोटिक का क्या असर रहेगा। तो दिस ऑल आर द टेक्निकल चीज, हमें उतना टेक्निकल में नहीं जाना पर बेसिक आइडिया रखना कि क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है एंड व्हाट आर द थीम बेस्ड सेक्टर ऑफ द बायो मैन्युफैक्चरिंग। नाउ मूव टू द फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन। अब ये भी देखा गया कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं क्या वो इतना इनरिच होता है जिसमें हमें इतना कैलोरीज चाहिए या प्रोटीन राइट डाइट फूड्स होता, उसको एक तरीके से बायो ऑर्गेनाइज बनाए बायो मैन्युफैक्चर किया जाता है कि जितना हमें एनर्जी चाहिए, कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उतना हमें इनटेक कर सके। तो ये किस टेक्नोलॉजी से होगा? थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी में बायो मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट। तो वही बात कर रहे हैं फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स। प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स, मेडिकल साइंस में भी ये रेमेडीज यूज किया जाता है। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, जैसे बिहार स्पेसिफिक बात कीजिएगा तो बिहार के जब ज्योग्राफिकल डिवीजन देखिएगा तो नॉर्थ और बिहार में वो डिवाइड है। तो नॉर्थ की क्या परेशानी है? फ्लड। साउथ बिहार की क्या परेशानी है? ड्रॉट, सूखापन है। तो ऐसा हम एग्रीकल्चर या ऐसा हम कोई क्रॉप लाएं जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे यहाँ पे भी काम हो, कम इरिगेशंस में हो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव ना हो। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैन वी अचीव? थ्रू दिस बायो मैन्युफैक्चरिंग। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे थे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो ई3 पॉलिसी और बायो मैन्युफैक्चरिंग, तो हम कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन की बात करें कि हम ऐसा चीज बनाएं जो एक तरीके से कार्बन को एक तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स और कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लाइफ इन्वायरमेंट की बात करें, तो दिस ऑल कम्स अंडर दिस एरिया। फ्यूचरिस्टिक मेराइन और स्पेस रिसर्च, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर और थीम बेस्ड में हम ऐसा बायो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो रिसाइकिल हो, रीयूज हो, रिपेयर किया जा सकते हैं। क्योंकि बार बार तो स्पेस में तो सामान नहीं भेजा जा सकता है। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ऐसा प्रोडक्ट्स बनाया भी जाता है इन द करेंट सिनारियो जो एक तरीके से स्पेस में यूज किया जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन क्रिएट किया जा सकता है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैटलाइजिंग एक्सिलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे काम किया जा रहा। बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, स्किलिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, रेगुलेटरी enablement, interministerial coordination. So these all are the important area where we have to understand in this bio E3 policy. And this is the important when we talk about जो हमने अभी चर्चा किया था, high value based chemicals, polymer enzymes, smart proteins, climate resilient agriculture, marine carbon capture. तो these all are the important data जो आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग बैक, जब हम बात कर रहे थे दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट मार्केट, तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या जरूरत है, क्या है उसमें भारत सरकार क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया। तो मेक इन इंडिया हो या नेशनल मिशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी हो, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। नेशनल बायोफार्मा मिशन, बायोटेक पार्क्स हो, जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम project ho, these all are comes under this biotechnology where government of India have taken some strong initiatives regarding this। एडवांटेज इन इंडिया, अगेन वी हैव, हमें हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है, गवर्नमेंट सपोर्ट्स है, FDI पॉलिसी हैव सम लेवरेज रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी, 100% ऑटोमेटिक रूट फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की एक तरीके से बाहर की कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट कर सकती है एज ए ग्रीन फील्ड, मतलब फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है और कुछ नया जीरो से शुरू कर सकती है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंडिया वेयर गवर्नमेंट सम हैव स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स एंड सम internal factors which help to grow the biotechnology. So when we talking about this bio E3 policy, bio E3 पॉलिसी, इसका जो जरूरत है, जो सेक्टर्स है, हमने उसके बारे में क्या कि दिस इज डिवाइड ऑन द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट नीड, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। दूसरा जॉब क्रिएशन,
क्योंकि 300 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किए हैं, तो आने वाले समय में दिस विल हेल्प टू राइज इन द जॉब क्रिएशन। थर्ड इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी, स्किल्स enrich, space mission. So these all are the common point, but still the important significance of Bio3 policy, or we can say the need of this policy which help to achieve these areas. तो sustainable growth की हो, climate resilient agriculture की हो, climate resilient agriculture. So these all are the important points regarding the BioE3 policy. Again, I am saying you have enough idea regarding the biotechnology, types of biotechnology. When we talk about the Bio3 policy, this is the current affairs development where you have to understand कि policy के क्या important implements है, ये policy कैसे आया, इसका significance, what are the areas. When we talk about the Bihar specific, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर रोड मैप। एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार गवर्नमेंट ने आल्सो हैव सम टेकन ए स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो यहां पे जैविक कॉरिडोर और वी कैन से ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द रिवर, जिसमें गंगा के किनारे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट अंडर द एग्रीकल्चर रोड मैप। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। पूसा इन बिहार ऑल्सो हैव डेवलप्ड some important crops which have high resilient against the climatic condition, कम इरिगेशन सुविधा में भी वो सब डेवलप हुए। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो कुछ बिहार स्पेसिफिक हमेशा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, वाई यू आर गिविंग द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बिहार स्पेसिफिक कुछ पता इंफॉर्मेशन होने चाहिए जो आपके कॉपी में, आपके मेंस आंसर राइटिंग में होने चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैड डिस्कस रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, जिसमें हमने बायो-E3 पॉलिसी पढ़ा। नाउ वी मूव टू द सेकेंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो है वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। So this is also one of the important initiated by Department of Biotechnology and BRIC, Biotechnology Research and Innovation Council. This is one of the important जो उन्होंने important initiatives लाया और particular on the फर्स्ट ओपनिंग एनिवर्सरी ऑफ BRIC 9 नवंबर को उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिस इनिशिएटिव विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब ये वन डे वन जीनोम क्या होता है? बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इंडियाज यूनिक माइक्रोबियल जीनोम्स। टू अंडरस्टैंड दिस project which highlights India's microbial genome to help or understand in the area of health, environment and agriculture. So basically this project will try to understand the microbial genome,
जैसे आपने जीनोम सीक्वेंसी पढ़ा होगा, जीनोम सीक्वेंसी में क्या है, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंसी ऑफ डीएनए आरएनए। अब उसको अल्टर करके आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ नया फाइंडिंग करना है, तो आप उसमें अल्ट्रेशन करते हैं, द कट करते हैं, उसके मॉडिफिकेशन को चेंज करते हैं। तो वैसे हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, उनका भी एक इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल सीक्वेंसिंग होता है। अब उस माइक्रोबियल सीक्वेंसी को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के, उसके डेमोग्राफिक्स के, उसके फॉर्मेशन के, उसके इवोल्यूशन को, वो स्ट्रक्चर को समझने को ही बोलते हैं माइक्रोबियल जेनोमिक्स। अब ये माइक्रोबियल जेनोमिक्स पढ़ने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है और इसको कैसे हम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि ह्यूज स्पीसीज हैं जो हमारे पूरे सराउंडिंग्स में फैले हुए हैं। और आप देखे होंगे हमारे डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले क्रिटिकल रोल। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होता है थ्रू इन द बायोटेक्नोलॉजी एरिया, एंड ऑल्सो दिस इज नोन एज द वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट, जो आपने जीनोम सीक्वेंसी में हो या जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा होगा। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड विच हेल्प्स and this complement with this one day one genome project complement with bio E3 policy। तो हम जब बायो ई थ्री पॉलिसी में इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो दिस वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। तो मैंने बताया माइक्रोबियल जेनोमिक्स क्या है या माइक्रोब जेनोमिक्स क्या है कि अंडरस्टैंड। अब जब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, तो पहला इंपॉर्टेंट है कि इसके हम रोल को समझना है ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। अब जब ह्यूमन हेल्थ की हम बात करते हैं, तो अब मैंने आपको बोला टू अंडरस्टैंड द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप कोई ड्रग खा रहे हैं, उसका सही से असर नहीं हो रहा या उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, तभी आप समझ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रोल प्ले करता है। कोविड पेंडेमिक में जो वैक्सीन निकाले गए थे, वो कैसे निकाले गए थे, टू अंडरस्टैंड द जीनोम सीक्वेंसी, और माइक्रोबियल जीनोम सीक्वेंसिंग को अंडरस्टैंड करके उसके स्टडी को करके समझ में आए कि कैसे हम इसके एंटीडोट बना सकते। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट एरिया। तो डिजीज को लेकर जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी डिजीज होता है, इसे मान लीजिए डायरिया हो रहा है या आपको कोई पोलियो हो रहा है या कोई भी इंपॉर्टेंट बीमारी होता है, आप उसको स्टडी, जब उसके स्ट्रक्चर को समझिएगा तभी उसके दवाई खुद ढूंढ पाइएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड ह्यूमन हेल्थ। उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो या किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी हो, जहाँ पे हमें दिस वन डे माइक्रोबियल जेनोमिक्स पता होना चाहिए। जैसे इसका और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखिएगा, बायो फार्मास्यूटिकल। दूसरा अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, सेकेंड सिग्निफिकेंस, हमने बात किया एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बीटी कॉटन, आप देख रहे होंगे, बीटी कॉटन एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सॉइल फर्टिलिटी हो, सॉइल फर्टिलिटी हो या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग की हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग। यहाँ पे इस जीनोम माइक्रोबियल जीनोमिक्स से ही हम समझते हैं, जैसे राइजोवियम बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये सब कैसे आप समझ में आता, थ्रू द माइक्रोबियल जीनोमिक्स। सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द माइक्रोबियल जीनोमिक्स, जहाँ पे हमें रोल समझना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि वी हैविंग द डाइवर्स स्पीसीज, और भारत ऐसा देश है जहां पे माइक्रोबियल का डाइवर्स स्पीसीज है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया गया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसके 3 सेक्टर्स को हमें समझने के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, दिस कम्स अंडर द एग्रीकल्चर। जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट थर्ड पॉइंट, तो आपको पता है इन्वायरमेंट में, जैसे मेराइन इन्वायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बायो रिमेडिएशंस में, बायोपॉलीमर्स में, सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द वन जीनोम वन डे प्रोजेक्ट। बायोरेमिडेशन हो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट हो, रिसाइकिल्स हो, दिस ऑल आर द बेसिक एग्जाम्पल। तो अगेन दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द आवर फर्स्ट
साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल, जिसमें हमने आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, पहला बायो ई3 पॉलिसी एंड वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दिस बायो वन डे वन जीनोम शो द इनॉर्मस शोकेस द, अगर आपसे पूछा जाए वन डे वन जीनोम क्या है, इट शोकेस the enormous potential of microorganism, or we can say microbial genomics in India. अंडरस्टैंड। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। छोटे छोटे टॉपिक्स है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत जरूरत में, बहुत करंट अफेयर्स डेवलपमेंट में ये जरूरत पड़ता है। एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा तरफ नहीं भागना है। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही हमेशा सवाल आते हैं, द फिक्स रहते हैं उनके बाउंड्रीज, वहीं से सवाल आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, यही सब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हमें डिस्कस करना, हमें पढ़ना है, एंड बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एंड योर प्रिपरेशन। तो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू।